दीजिएगा सभी लोग। लास्ट क्लास में हमने दक्षिण भारत का इतिहास शुरू किया था और दक्षिण भारत के इतिहास में हम चूंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को इसके इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही बताया है कि जब हम भारत के प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं, एंशंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम इतिहास हो रहा है और मैक्सिमम एक्टिविटी हो ही रही है नॉर्थ इंडिया में। क्यों? बिकॉज ऑफ द जो महाजनपद है। तो महाजनपद में से सबसे बड़ा महाजनपद कौन है बताइए? मगध है। तो वो मगध ऑलरेडी कहाँ पे है बताइए? उत्तर भारत में है। तो पूरा जब हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं या जिसे हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो वहां पे दक्षिण भारत में ही पूरे इतिहास को पढ़ते हैं। ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पे हमारे साउथ इंडिया की कि आखिर दक्षिण भारत का, तो दक्षिण भारत का इतिहास मैंने बताया कि स्पष्ट रूप से कहीं लिखा नहीं गया है और इसकी उपेक्षा की गई है, क्योंकि लिखा ही नहीं गया है। और ज्यादातर मैक्सिमम जो घटनाएं हुई हैं वो कहाँ पे हुई हैं? नॉर्थ इंडिया। अब साउथ इंडिया में भी कुछ हुआ होगा। तो चूंकि मैंने बताया नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया पहले दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं थे। क्यों इंटरकनेक्टेड नहीं थे? क्योंकि उसका रीजन ये था कि यहाँ जो ऊपर यहाँ पे एक बहुत बड़ा पर्वत है जिसका नाम क्या है? विंध्य पर्वत। और इसके नीचे एक बहुत बड़ा पर्वत है जिसका नाम क्या है? सतपुड़ा पर्वत। और इसी के बीचों बीच में से एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम क्या है बताइए? नर्मदा नदी। ठीक है। तो अब ये पोर्शन पूरा अलग रह गया और ये पोर्शन पूरा अलग रह गया। क्यों अलग रह गया? क्योंकि उत्तर भारत से दक्षिण भारत आ पाना बहुत बड़ा चैलेंज था। क्यों चैलेंज था? कि पूरा विंध्य पार करो, विंध्य जब पार कर लो तो फिर उसके बाद नर्मदा नदी पार करो, नर्मदा नदी पार करो तो फिर उसके बाद सतपुड़ा पार करो। इसलिए ये मतलब पूरे भारत का जो है तो यहाँ पे प्राचीन भारत के इतिहास में एकीकरण नहीं हो पाया। फिर आगे चल करके हमें यहाँ पे जानकारी मिलती है कि जब हम वैदिक काल पढ़ते हैं तो वैदिक काल में अगस्त्य ऋषि अपने 100 पुत्रों को कहाँ भेज देते हैं? उत्तर भारत से दक्षिण भारत भेज देते हैं। और यहीं फिर दक्षिण भारत में आगे चल करके अगस्त्य ऋषि आते हैं और अगस्त्य ऋषि यहाँ पे तमिल साहित्य का विकास करते हैं। तो जब ये तमिल साहित्य का यहाँ पे विकास करते हैं तो इसी के लिए यहाँ पे सभा और सम्मेलन लगाया जाता है। किसका? साहित्य का सम्मेलन। और किस साहित्य का सम्मेलन? तमिल साहित्य का सम्मेलन। तो इसलिए उसे बोला जाता है संगम काल। संगम का मतलब क्या होता है? संगम का मतलब होता है सम्मेलन होता है। तो अब चूंकि ये संगम काल में बहुत सारे क्या है तमिल साहित्यों की रचना होगी, तो वहां पे उस साहित्य में लिखा है कि ये साहित्य संगम काल में इतने समय से इतने समय के बीच में लिखा गया है। तो ये जो टाइम पीरियड हमारा आता है ये कब से कब तक का आता है? 100 ईस्वी से लेकर के 250 ईस्वी तक आता है। तो ये दक्षिण भारत के इतिहास का पहला चरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत के इतिहास का पहला चरण हो जाएगा, जिसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, जहां कहा क्रमशः हमने चोल को देखा था, चेर को देखा था और पांड्य को देखा था। आगे चल करके यहाँ दक्षिण भारत का इतिहास फिर से एक तरह से विलुप्त हो जाएगा। अब जब दोबारा यहाँ पे आगे के शासक एक्टिव होंगे, तो जब एक्टिव होंगे तब जाकर के दूसरा चरण चालू होगा। तो दूसरा चरण इसका कब चालू होगा? तो ये चालू होगा अब 6वीं सदी में। तो पहला चरण हम पढ़ चुके हैं और पहला चरण जो हम पढ़ चुके हैं, तो आप अगर जो लोग क्लास अटेंड नहीं किए हैं तो यूट्यूब में घर जाकर के पहला लेक्चर देख लीजिएगा, बड़े आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पहला नहीं देखेंगे तो दूसरा नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है उसमें हम जो भी चीज पढ़ाते हैं तो पास्ट की जितनी भी चीजें रहेंगी उसको सबको लिंक करके पढ़ाते हैं। तो आपको ऐसा हो ही नहीं सकता आप बीच में किसी भी क्लास से आकर के बैठ जाइए, 100% आपको समझ में आएगा। तो आज हम क्या करेंगे? दक्षिण भारत के इतिहास का दूसरा चरण शुरू करेंगे। ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं दक्षिण भारत का इतिहास, जिसमें पहला चरण हम देख चुके हैं, दैट इज संगम काल, वो हम देख चुके हैं। और संगम काल के बाद अब दूसरा चरण स्टार्ट होगा। और ये जो दूसरा चरण स्टार्ट होता है ये लगभग 6वीं शताब्दी से। कब से स्टार्ट होता है? लगभग 6वीं शताब्दी से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है। आखिर स्थिति क्या है? तो हमने जब क्या पढ़ा बताइए? हमने पूरा मतलब जो है तो उत्तर भारत का इतिहास पढ़ा। तो उत्तर भारत में हमने देखा कि अलग अलग वंश आए थे। जैसे क्या था? हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ठीक है, फिर सुंग वंश, फिर कर्ण वंश, फिर सातवाहन वंश। ठीक है। और इसी के साथ विदेशी आक्रमण हुए। किसका किसका? हिंद यवन का, फिर शक का,
फिर पहलव का, फिर कुषाण का। ठीक है। अब बीच बीच में आपने यहां देखा था कि जब मैंने पढ़ाया था कि कई राजाओं की लिंक कहां से मिलेंगे, अब दक्षिण भारत से। तो जहां जहां से लिंक शुरू हुआ दक्षिण भारत का, तो उन्हीं वही वही राजा क्या है दक्षिण भारत में, हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है। तो जैसे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे जो कौन राजा है, सातवाहन राजा। ठीक है। तो सातवाहन राजा के ही सामंत, ठीक है, इनके सामंत कौन थे? ठीक है। इनके सामंत वाकाटक थे दक्षिण में, नागपुर यानी कि विदर्भ वाले क्षेत्र में। ठीक है। और इसी के साथ यहां ISPK में हम देखते हैं तो जो कुषाण है, तो कुषाण के सामंत कौन है बताइए? कौन है कुषाण के सामंत? गुप्त। और गुप्तों के सामंत कौन है? वर्धन। ठीक है। तो यहां तक हम पूरा पढ़ लिए थे। ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा क्या रिलेशन है इनका। ये पूरा उत्तर भारत चल रहा है, ये नॉर्थ इंडिया चल रहा है, और यहां पे ये साउथ इंडिया में आ गए। ठीक है। तो यहां पे क्या है, हमारा वाकाटक वंश है। ठीक है। तो ये वाकाटक वंश जो है कौन से क्षेत्र में है? विदर्भ क्षेत्र, यानी कि महाराष्ट्र का उत्तरी क्षेत्र और मध्य प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है। तो वहां पे किसका था बताइए? विदर्भ का। और विदर्भ कौन थे? सातवाहन के सामंत थे। ठीक है। तो यहां पे हमें एक मतलब रिलेशन देखने के लिए मिलता है। क्या रिलेशन देखने को मिलता है? कि यही वाकाटक वंश का एक राजा था जिसका नाम क्या था बताइए? रुद्रसेन द्वितीय। और यही रुद्रसेन, और मैंने बताया था जब गुप्त आए थे हमारे, ठीक है, तो गुप्तों में जो सबसे ज्यादा प्रतापी राजा था उसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। ठीक है। और मैंने बताया था कि गुप्तों ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने की पॉलिसी क्या रखी? वैवाहिक संबंध रखी। तो इन्होंने ज्यादा से ज्यादा क्या किए बताइए? वैवाहिक संबंध। वैवाहिक संबंध के मतलब जो है तो की नीति से, की पॉलिसी से सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित करने वाला कौन था? गुप्त वंश। और इसकी परिपाटी किसने शुरू की थी? ये तो जब हम सबसे पहले पढ़े थे हर्यक वंश, तो ये शुरू किसने किया था? हर्यक वंश। और हर्यक वंश में बिंबिसार। और ऐसा कहा जाता है कि महापग्ग बुक में लिखा है कि बिंबिसार में अपने जीवन में कहीं कहीं पे मेंशन आता है 100 शादी किया था, और कहीं कहीं पे मेंशन आता है 300 शादी किया था। ठीक है। उसके जीवन की हॉबी ही क्या थी बताइए? शादी करना। आप लोगों की अभी नई हुई है, होने वाली है। ठीक है। तो देख लेना कितनी करना है, लिख लो सब लोग कॉपी में अपने अपने। ठीक है। तो समझ में आया? तो अब गुप्तों ने क्या किया था? अब चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, तो दक्षिण में मजबूत होने के लिए इसने क्या किया था? इसने साउथ में मजबूत होने के लिए साउथ से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो साउथ में उस समय रुद्रसेन द्वितीय बहुत ज्यादा प्रतापी शासक था, तो इसने अपनी पुत्री, और इसकी पुत्री का नाम क्या था? प्रभावती था। तो प्रभावती का विवाह किससे कर दिया? रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया। अब आगे चल करके ये राज्य ही इसका हो जाता है। कैसे हो जाता है? कि ये कर लेता है शादी। किससे शादी कर लेता है? प्रभावती से। और शादी करने के बाद एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलती है। वो खुशखबरी क्या है? वो खुशखबरी ये है कि शादी करने के कुछ दिन बाद ये मर जाता है। ठीक है। तो अगली शासिका कौन बनती है? होना तो अल्टीमेटली यही है ना। ठीक है। तो अगली शासिका कौन बनी? प्रभावती। तो अब ये किसका हो जाएगा पूरा? ये चंद्रगुप्त द्वितीय का हो जाएगा। आ गया समझ में? अब इसका आगे चल करके बेटा आएगा, तो बेटा राज करेगा, तो भी चंद्रगुप्त उसका क्या लगा? ना लगा। तो आपस में कोऑर्डिनेशन रहेगा। तो इस प्रकार गुप्तों ने अपने साम्राज्य को विस्तार किया। तो देखो ये हम क्या समझ रहे हैं, ये हम क्या देख रहे हैं? ये हम ये देख रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में जो शासक थे, तो उनका साउथ इंडिया से क्या रिलेशन है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कहाँ? गुप्त में। तो वो रिलेशन को हमने क्या किया, यहाँ पे आपको दोबारा दिखाया। तो अब यहां से स्टार्ट होता है दक्षिण भारत का दूसरा चरण में सबसे पहला वंश। कौन? वाकाटक वंश। ठीक है। तो अब हम देखेंगे किसको बताइए? वाकाटक वंश को। ठीक है। तो ये जो वाकाटक वंश है, तो इसका जो क्षेत्र है, तो साउथ इंडिया का दूसरा चरण। ठीक है। और ये जो टाइम पीरियड हमारा चल रहा है, ये आपका 250 वाकाटक वंश का कब से चलेगा? ये देखो संगम काल चलेगा 100 से 250 तक। ठीक है। फिर 250 से लेकर के 550 तक कौन चलेगा? वाकाटक वंश चलेगा। फिर इसके बाद 6वीं शताब्दी आ जाएगी, तो वहां से डिटेल में फिर पूरे दक्षिण भारत का इतिहास चालू होगा। अभी कौन एक्टिव है? केवल वाकाटक वंश एक्टिव है। ठीक है। तो ये दूसरा चरण दक्षिण भारत के इतिहास का, ये टाइम पीरियड है 250 से 550, और जिसमें कौन सा सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में प्रतापी वंश है?
दैट इज वाकाटक वंश। ठीक है, अब समझिएगा बात को। ठीक है, तो जो वाकाटक वंश है ना, तो ये इनके वैवाहिक संबंध किनसे हैं बताइए? उत्तर भारत में गुप्तों से हैं, और गुप्त उस समय का सबसे बड़ा क्या है बताइए? साम्राज्य है। ठीक है, तो इसके इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है विंध्य शक्ति। ऐसा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के जो विंध्य पर्वत का नाम है वो इन्हीं के नाम से लिखा गया है, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, विंध्य पर्वत इनके नाम से है। तो जो भी हो, नाम बस हमें याद रखना है। संस्थापक वो कौन है बताइए? विंध्य शक्ति। ये इसका क्या है बताइए? संस्थापक है। कौन है संस्थापक इसका? विंध्य शक्ति है। ठीक है, अब इसकी बात है कि ये लोग अपनी कैपिटल क्या बनाए थे। ठीक है, तो ये लोग, हाँ, इनका क्षेत्र क्या है हम देखते हैं। तो इनका क्षेत्र विदर्भ वाला है। आगे चल करके इस क्षेत्र का विस्तार भी करेंगे। कहाँ? मतलब जो दक्षिण मध्य प्रदेश है आपका, तो दक्षिण मध्य प्रदेश को अपने कब्जे में कर लेंगे, छत्तीसगढ़ को अपने कब्जे में कर लेंगे, विदर्भ को अपने कब्जे में कर लेंगे, और आंध्र प्रदेश को अपने कब्जे में। यानी वाकाटक वंश इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि कौन कौन से क्षेत्र को अपने, ये जो सबसे सदन यानी दक्षिणी मध्य प्रदेश है, दक्षिणी मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश से लगा क्या है बताइए? छत्तीसगढ़। से लगा क्या है बताइए? आंध्र प्रदेश। और यहां पे क्या है बताइए? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का विदर्भ वाला क्षेत्र। मतलब इतना बड़ा क्षेत्र वाकाटक वंश दक्षिण भारत में अपने नियंत्रण में क्या कर लेते हैं ये लोग? कर लेते हैं। आगे चल के इनका भी पतन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इनका आपने क्या देखा बताइए? ये क्षेत्र देखा कि आखिर इनका क्षेत्र कितना बड़ा रहेगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि ये अपनी कैपिटल किसको बनाएंगे। ठीक है, तो इनकी दो कैपिटल रहती हैं। पहले ये कैपिटल किसको बनाते हैं? नंदीवर्धन को। और नंदीवर्धन ये जगह कहाँ पे है बताइए? वर्तमान का जो नागपुर है तो वहां पे है। ठीक है, नंदीवर्धन को बनाते हैं। ठीक है, नंदीवर्धन के बाद ये अपनी कैपिटल को आगे चल करके शिफ्ट कर देते हैं, महाराष्ट्र में बना लेते हैं। कहाँ बना लेते हैं? महाराष्ट्र में प्रवरपुर, वर्तमान में पौड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। पौड़ी, प्रवरपुर, ये कहां पे है आपका? महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो वाकाटक वंश अपनी राजधानी क्या बनाते हैं? नंदीवर्धन को बनाते हैं। और आगे चल करके एक अगला राजा आएगा तो वो कैपिटल को क्या कर देगा? शिफ्ट कर देगा, और शिफ्ट करके क्या कैपिटल बना देगा? प्रवरपुर बना देगा। ठीक है, तो ये वाकाटक वंश की क्या थी बताइए? राजधानी थी। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद अगला राजा आएगा। ये पहला राजा था। ठीक है, इसके बाद अब दूसरा राजा जो आएगा वो कौन रहेगा? प्रवर सेन। तो ये जो प्रवर सेन है तो वही क्या करता है? कैपिटल शिफ्ट करता है। यानी कैपिटल शिफ्ट को करने का काम कौन करता है बताइए? प्रवर सेन करता है। कौन करता है? प्रवर सेन। और अपने ही नाम पे, अपने ही नाम में, क्योंकि ये क्या रहता है? यही वो व्यक्ति है जो वाकाटक वंश के क्षेत्र का सबसे ज्यादा विस्तार कर रहा है। क्योंकि शुरू में इनके पास केवल विदर्भ था, लेकिन जब प्रवर सेन आएगा तो वो अपने साम्राज्य का क्या कर देगा बताइए? विस्तार कर देगा। कितना विस्तार कर देगा? इतना विस्तार कर देगा। ठीक है, तो इसलिए ये इस वंश का, प्रवर सेन क्या था बताइए? सबसे ज्यादा क्या था? प्रतापी शासक था। कहाँ का? ये वाकाटक वंश का। ठीक है, चलिए, है ना? अब बात आती है, तो इसके बाद मतलब जो है तो अगला राजा जो आता है, ठीक है, अगला आएगा रुद्रसेन प्रथम आएगा, लेकिन उसे नहीं पढ़ना है क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं किए हैं। फिर आएगा रुद्रसेन द्वितीय आएगा। तो रुद्रसेन द्वितीय इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है बताइए? दामाद है। और ये किसका दामाद है बताइए? किसका दामाद है? चंद्रगुप्त द्वितीय का। अभी अभी हमने इसका क्या देखा है? वैवाहिक संबंध देखा है। ये देखा है कि नहीं? ठीक है, और विवाह के बाद क्या होता है? ये होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद अगला शासक कौन बन जाएगा? जैसा कि चंद्रगुप्त चाहता था, कौन बन गया अगला शासक? प्रभावती। और जब प्रभावती बन गई तो ये पूरा क्षेत्र किसके अंडर में आ जाएगा बताइए? गुप्त के अंडर में। आ रहा है समझ में? ठीक है, एक तरह से उसके संरक्षण में प्रभावती क्या करेगी? राज्य करेगी। आ रहा है समझ में? जीवन का गोल क्या हो गया? क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े अब। तो आपने समझा ना ये वाकाटक वंश को? डिटेल में समझ में आया? किसी को कोई समस्या, डाउट, कुछ भी पूछना हो? कहाँ किसकी शादी हुई, कोई क्यों मर गया? अब क्यों मर गया तो उसकी आत्मा से पूछना क्यों मर गया। जब तुम लोग शादी कर लोगे तब पता चलेगा, ये रास्ता खुलेगा। आगे बढ़े हम। ठीक है, चलो। हाँ, ये जब दूसरे नंबर का शासक आया जिसका नाम क्या है बताइए? प्रवरसेन।
तो प्रवरसेन ने राजधानी नंदीवर्धन से क्या कर दिया बताइए, प्रवरपुर कर दिया। ठीक है, तो पहला शासक आएगा तो राजधानी नंदीवर्धन, दूसरा आएगा तो क्या, प्रवरपुर। ठीक है, फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट कौन है, रुद्रसेन, तो इसका वैवाहिक संबंध किससे रहेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय से रहेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद इसकी बेटी आएगी। आ रहा है समझ में, एग्जाम में यही सब क्वेश्चन बनते हैं, आपको पढ़ाया वही जाएगा जो आपके एग्जाम में आएगा। अगर आप हिस्ट्री की क्लास अटेंड कर लिए इतनी, तो 99% क्वेश्चन क्या है बताइए, यहीं आएंगे, इसके बाहर से कहीं से भी नहीं आएगा। एक आध क्वेश्चन हो सकता है, वो भी बहुत अगर जबरदस्त संभावना रहेगी तभी जा करके। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इतना समझ में आया। संगम काल बताइए, संगम काल 100 ईस्वी से लेकर के कहां तक, 250। और 250 से अब ये दूसरा चरण चालू होता है, ये पहला चरण था, तो 250 से लेकर के 550 तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब जब आगे बढ़ते हैं हम, तो समय आ जाता है अब 6वीं सदी का। 550 के बाद 600 लग जाता है, तो अब ये समय शुरू हो गया क्या बताइए, 6वीं सदी का। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब जब 6वीं सदी का ये क्या हुआ बताइए, टाइम पीरियड क्या हो गया बताइए, चालू हो गया, तो यहाँ पे मतलब जो है, तो एक वंश एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और दक्षिण भारत में, और उसका नाम क्या है बताइए, चालुक्य। ठीक है, याद करिए जब मैं आपको हर्षवर्धन पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि हर्षवर्धन इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया कि उसने सोचा कि अब मैं उत्तर भारत नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी क्या करता हूं, अपने साम्राज्य का विस्तार करता हूं। तो वो दक्षिण भारत में जाता है, तो दक्षिण भारत में उसकी मुलाकात किससे होती है, यही चालुक्य वंश का राजा पुलकेशिन द्वितीय से। तो वो क्या करती, उसकी सेना विंध्य पर्वत को पार करती है, फिर नर्मदा नदी को पार करती है, फिर सतपुड़ा को पार करती है, तो बहुत ज्यादा थक जाती है। और थकी स्थिति में सैनिक लड़ पाएंगे क्या अच्छे से बताइए, नहीं लड़ पाएंगे। तो इस कारण से पुलकेशिन द्वितीय, जो कि कौन से वंश का है, चालुक्य वंश से, ये क्या कर देता है, हरा देता है। किसको हरा देता है, हर्षवर्धन को हरा देता है। ठीक है, तो यही यही चालुक्य जो हैं आपके, ठीक है, तो ये सबसे पहले अपनी राजधानी, ठीक है, सबसे पहले अपनी राजधानी किसको बनाते हैं, ये वातापी को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब दक्षिण भारत में कौन सा वंश एक्टिव हो गया बताइए, चालुक्य हो गया। और 3 चालुक्य आपने अपने जीवन में नाम सुने होंगे। एक क्या सुने होंगे आपने, वातापी, तो उन्हें क्या बोला जाता है, वातापी के चालुक्य। दूसरे चालुक्य हैं कल्याणी के चालुक्य, उनको क्या बोला जाता है, कल्याणी के चालुक्य। और तीसरे क्या हैं, वेगी के चालुक्य। अब समझिए, है तो चालुक्य वंश, लेकिन इनको वातापी के चालुक्य क्यों बोलेंगे, कल्याणी के चालुक्य क्यों बोलेंगे, वेगी के चालुक्य क्यों बोलेंगे, क्योंकि सबसे पहले वाले जो चालुक्य आएंगे, तो वो अपनी राजधानी किसे बनाएंगे बताइए, वातापी को, तो इसलिए उन्हें क्या बोला जाएगा, वातापी के चालुक्य। उसके बाद जो चालुक्य आएंगे, तो अपनी राजधानी, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वो कल्याणी में शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या कहलाएंगे, वो कल्याणी के चालुक्य। उसके बाद वाले जो आएंगे, तो वो अपनी कैपिटल कहां शिफ्ट कर देंगे, वेगी में शिफ्ट कर देंगे, तो वो क्या कहलाएंगे बताइए, आपके वेगी के चालुक्य कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आया। अब बात आती है ये जो हमारे मतलब चालुक्य हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे किसको देखेंगे बताइए, इसमें इसमें आपसे एग्जाम में पूछेगा, और जानकारी के लिए भी, कि इसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन से चालुक्य थे, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक कौन थे, वातापी के चालुक्य थे। और सबसे ज्यादा कमजोर शासक कौन थे, तो वो कौन थे, वेगी। इनके बारे में कुछ विशेष पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि ये लोग कुछ काम विशेष नहीं किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, वातापी के, फिर कल्याणी, इनके बारे में खाली संस्थापक पढ़ लेना है, बस हो गया। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो ये थे कौन एक्चुअली, ठीक है, तो ये मतलब ये जो चालुक्य थे ना, ये कोई और नहीं बल्कि इसके पहले कौन थे बताइए, अभी अभी हमने क्या पढ़ा, वाकाटक पढ़ा। क्या पढ़ा है हमने इसके पहले बताइए, वाकाटक। ठीक है, तो यहाँ पे कौन थे बताइए, यहाँ पे इस पूरे क्षेत्र में अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, ये देखिए वाकाटक थे कि नहीं थे बताइए। ठीक है, तो इन्हीं वाकाटक, अब वाकाटक का क्या हो गया बताइए, अंत हो गया। और जब ये कमजोर हो गए, तो इनको हरा दिए। ठीक है, तो वाकाटक के ही सामंत कौन थे, इनके सामंत, देखना इंटर रिलेशन समझना, कोई अचानक से पैदा नहीं हो जा रहा है, कहीं से आ नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन है बताइए, ये कोई और नहीं थे बल्कि वाकाटक के सामंत कौन थे, वातापी के चालुक्य। और मैंने आप लोगों को डिटेल में सामंती व्यवस्था बताई थी ना, कि सामंती व्यवस्था जो है,
ये जो मतलब अपनाई गई, वो इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि आने वाले 10 साल में राजा से ज्यादा जमीन किसके पास हो जाती थी? सामंत के पास। तो जैसे ही सामंत मजबूत स्थिति में आ जाता था तो वो राजा को साइड करके क्या बोलता था? अब मैं ही राजा हूं। ठीक वही किसने किया? वातापी ने किया। यानी वातापी एक्चुअली में थे कौन? तो ये वाकाटक के क्या थे बताइए? सामंत थे। समझ में आया कैसे आ रहे हैं ये लोग? क्लियर है एकदम से? ठीक है, चलिए अब बात आती है कि आखिर इसके संस्थापक कौन है। वातापी, हम क्या पढ़ रहे हैं? वातापी के चालुक्य के संस्थापक। तो इसके संस्थापक कौन है? राजा जयसिंह है। कौन है? राजा जयसिंह है। अब देखिए समझिएगा, ठीक है। जयसिंह एक सामंत हैं। किसके सामंत थे ये? वाकाटकों के। ठीक है, प्रभावती के पास आता है, उसका पुत्र राज करता है। ठीक है, फिर उसके पुत्र के बाद बाकी के शासक कमजोर रहते हैं, तो जो सबसे अंतिम वाला आता है उसको मार करके कौन बैठ जाता है यहाँ पे? राजा जयसिंह बैठ जाता है। ठीक है, अब जयसिंह जो है तो इसने क्या किया था बताइए? वातापी के चालुक्य की क्या कर दी है बताइए? इसने स्थापना कर दी। ठीक है, क्लियर है। अब अगला राजा इसका कौन है? तो अगला राजा इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही पूरे चालुक्यों को कहां पे ले जाता है बताइए? मतलब आसमान पे ले जाता है, और जिसका नाम क्या है? पुलकेशिन द्वितीय। इसका नाम क्या है? पुलकेशिन सेकंड। ठीक है, अब देखिए ये पुलकेशिन द्वितीय क्या करता है समझिएगा। ठीक है, तो ये जब पुलकेशिन द्वितीय रहता है तो इसी के समय में इसके राज्य में आक्रमण होता है। ठीक है, किसका आक्रमण होता है इसके राज्य में? तो इसके राज्य में आक्रमण होता है हर्षवर्धन का। तो नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय किसको परास्त कर देता है? हर्षवर्धन को। जीत कौन गया बताइए? पुलकेशिन द्वितीय जीत गया। समझ में आया? ठीक है, तो ये यहां पे इसको क्या कर दिया? परास्त कर दिया। और चूंकि ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा शासक था, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि इसने सबसे बड़े प्रतापी शासक को भारत के क्या कर दिया? हरा दिया। और इसी के कारण आगे चल के हर्षवर्धन की आगे की संतानें कोई भी योग्य नहीं रहती हैं, तो उत्तर भारत में एक तरह से राजनीतिक शून्यता हो जाती है। अब उत्तर भारत में भी लड़ाई शुरू हो जाएगी। उत्तर भारत में क्यों? क्योंकि हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज। अब कन्नौज यहां पे थी उत्तर प्रदेश में, तो कन्नौज को अपनी राजधानी बनाने के लिए यहां पे त्रिपक्षीय संघर्ष चालू हो जाता है। सब जगह के लोग आएंगे। ठीक है, तो यहां से जैसे बंगाल से कौन आ जाता है? पाल आ जाता है। और यहां से दक्षिण से कौन आ जाता है? राष्ट्रकूट आ जाता है। और यहां गुजरात से कौन आ जाता है? गुर्जर प्रतिहार आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहां हराया किसको? हर्षवर्धन को। और उत्तर भारत में क्या लड़ाई चालू हो जाएगी? कन्नौज में हर्षवर्धन की राजधानी, उसके क्षेत्र को हथियाने के लिए ये तीन शासक आपस में लड़ जाएंगे। समझ में आया? अभी उसको पॉज करते हैं, क्योंकि जब हम राष्ट्रकूट को पढ़ लेंगे उसके बाद फिर आपको त्रिपक्षीय संघर्ष, क्योंकि अभी हम कहां पे हैं बताओ? साउथ इंडिया में है, तो इनको आगे बढ़ाते हैं। समझ में आया? वो लिंक कैसे कनेक्ट है मैंने बता दिया आप लोगों को। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसने हर्षवर्धन को हराया। ठीक है, अब इसी के, ठीक है, इसी के समय में अब क्या होगा कि जैसे जैसे यहां पे चालुक्य एक्टिव हुए हैं, चालुक्य एक्टिव हुए हैं कि नहीं, तो ठीक उसी तरह यहां दक्षिण भारत में क्या होगा? ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र बताइए? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु वाले क्षेत्र में कौन एक्टिव हो जाएंगे? चोल। मैंने आप लोगों को कल की क्लास में पढ़ाया था कि दक्षिण भारत का में जो चोल वंश शासन कर रहा था वो उनका प्रथम चरण था। याद करिएगा, कल की क्लास जो अटेंड की है। अब मैंने बताया था कि अब इसके बाद चोल दोबारा आएंगे, चोल का द्वितीय चरण चालू होगा। तो चोलों के शासन करने का द्वितीय चरण अब ये कब चालू हो रहा है? 6वीं सदी में। और इसके पहले चोलों ने कब शासन किया? लास्ट लेक्चर को रिफर करिएगा, संगम काल में। तो अब चोल भी यहाँ पे एक्टिव होंगे कि नहीं होंगे? तो अब जब चोल एक्टिव होंगे तो ये किससे लड़ेंगे? यहाँ पे जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक होगा। ठीक है, तो चोल यहां से लड़ने जाएंगे। चोल किससे लड़ने जाएंगे बताइए? वातापी से लड़ने जाएंगे। ठीक है, तो अब यही पुलकेशिन द्वितीय, अब यही पुलकेशिन द्वितीय से यहाँ पे, हाँ सॉरी एक चीज, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे वो मतलब वो हो गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पहले पल्लव रहेंगे, पल्लव के बाद चोल आएंगे। ठीक है, सारी चीजें एज इट इज है।
यहाँ पे कौन आएंगे बताइए, पल्लव आएंगे। फिर पल्लव को हरा करके कौन आएंगे बताइए, चोल आएंगे। ठीक है, तो अब ये पल्लव क्या करेंगे बताइए, अटैक करेंगे। पल्लव कहां पे अटैक करेंगे बताइए, वातापी पे अटैक करेंगे। तो इन्हीं पल्लव से लड़ने के लिए कौन आएगा, पल्लव का राजा आएगा, जिसका नाम क्या है बताइए, यहाँ पे महेंद्र वर्मन। कौन बताइए, महेंद्र वर्मन। और महेंद्र वर्मन कौन सा शासक है बताइए, पल्लव शासक है। ठीक है, तो अब जब महेंद्र वर्मन यहां पे लड़ने आएगा तो महेंद्र वर्मन क्या हो जाएगा बताइए, पराजित हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय क्या है, जीत जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला राजा पल्लव का आएगा। कौन आएगा बताइए, पल्लव का अगला राजा आएगा। तो पल्लव का जो अगला राजा है तो उसका नाम क्या है, नरसिंह वर्मन है। ठीक है, अगला राजा अब यहां पे जो लड़ने आएगा, यहां मैं नीचे लिख देता हूं, वो कौन है, नरसिंह वर्मन है। लेकिन अब ये जो नरसिंह वर्मन है ये बहुत ज्यादा प्रतापी और शक्तिशाली शासक है। तो नरसिंह वर्मन अब की बार किसको हरा देगा, पुलकेशिन द्वितीय को हरा देगा। तो जीत कौन गया बताइए, नरसिंह वर्मन जीत गया। इस प्रकार से यहां पे वातापी के चालुक्य क्या हो गए बताइए, कमजोर हो गए। फिर से देखिएगा, ठीक है, 6वीं शताब्दी चल रही है। पहले ये समय किसका था बताइए, संगम काल में जब पहले चरण में हम जाते हैं चोल का। ठीक है, अब जब 6वीं शताब्दी में आते हैं तो ध्यान देना, रिलेशन क्या है चोल और पल्लव में समझना, थोड़ा सा रिलेशन समझा देता हूं। ठीक है, सबसे पहले कौन थे, चोल। चोल के बाद कौन आ जाएंगे, पल्लव। और पल्लव के बाद ये पूरा कौन सा क्षेत्र है, तमिलनाडु का क्षेत्र, ये वाला। ठीक है, अब पल्लव के बाद फिर कौन आ जाएंगे बताइए, चोल आ जाएंगे। समझ में आया। और ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन ये है कि चोल के ही सामंत कौन है बताइए, पल्लव। और फिर पल्लव के सामंत कौन है, चोल। मतलब समझिएगा, जब यहां चोल थे तो इन्होंने अपना सामंत किसे बना दिया था, यहां पल्लव। तो चोल पहले चरण में जब वीक होंगे तो यहां पे कौन आ जाएगा, पल्लव। अब पल्लव के बाद अभी हम आगे पढ़ेंगे तो पल्लव के बाद फिर चोल आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि पल्लव जब कमजोर होंगे तो ये फिर अपने सामंत को पीटेंगे, बोलेंगे राजा राजा होता है। फिर कौन आ जाएगा, चोल आ जाएगा। समझ में आया। तो अभी पल्लव है, आगे कौन आएगा बताइए, चोल आएगा। तो फिर से देखिएगा, वातापी के चालुक्य का इस समय दक्षिण में सबसे ज्यादा शक्तिशाली वातापी के चालुक्य हैं। लेकिन तमिलनाडु में कौन शक्तिशाली हो गए हैं बताइए इस समय, पल्लव। क्योंकि चोलों की क्या हो गई है, छुट्टी हो गई है। तो कौन आ गए हैं बताइए, पल्लव। अब इसी पल्लव में से कौन लड़ने आएगा, पहला शासक आएगा महेंद्र वर्मन, तो ये हार जाएगा। लेकिन फिर दूसरा शासक आएगा कौन, नरसिंह वर्मन। तो नरसिंह वर्मन क्या है बताइए, जीत जाएगा। और इस प्रकार वातापी की यहां से क्या हो जाएगी बताइए, छुट्टी हो जाएगी, हार हो जाएगी। ठीक है, तो इतना समझ में आया सभी को, किसी को कोई डाउट, कोई समस्या तो नहीं। ठीक है, आप घर जाकर के क्लास का एक बार और रिवीजन ले लेंगे, वीडियो देख लेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका 2x की स्पीड में लगा लेना, रिवीजन कर लेना, तो चीजें आपको याद हो जाएगी। क्योंकि सिलेबस हम चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी, देखो फटाक से अभी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, अब हम मॉडर्न में जंप करेंगे, देखना कितनी जल्दी मॉडर्न को कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि हमारा मतलब उद्देश्य है कम समय में ज्यादा से ज्यादा, वो भी 100%, कि क्लास के बाहर से कोई क्वेश्चन भी ना जाए और सारी चीजें कंप्लीट भी हो जाए। ठीक है, तो दक्षिण भारत का इतिहास इसीलिए आज की मैराथन में कंप्लीट कर देंगे। तो इसके लिए आपको क्या मेहनत करना पड़ेगा, यहां समझ लिए अच्छे से ऑफलाइन में, अब घर में जाकर के एक बार रिवीजन ले लेना। हाँ, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, चीजें भूल जाएंगी। समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि क्लास आज की लंबी खिंचेगी। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए, समझिएगा बात को। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि एक तरह से ये वाला क्षेत्र मतलब जो है तो अब खाली हो गया। ठीक है, अब समझना बात को। ठीक है, तो अब जब यहां पे वातापी कमजोर होंगे, फिर से हम मैप बनाते हैं, वातापी कमजोर हो गए, ध्यान देना यहां पे, कॉन्सेप्ट को समझना। यहां पे वातापी कमजोर हो गए हैं, वातापी के चालुक्य, और इनको कमजोर कौन कर दिया है, ठीक है, पल्लव ने। तो जब ये वातापी के चालुक्य यहां पे क्या हो जाएंगे बताइए, कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, तो जब ये कमजोर हो जाएंगे ना, तो इसी का फायदा यहां पे कौन उठा लेगा, इसका फायदा यहां पे इन्हीं के सामंत उठा लेंगे। उठा लेंगे कि नहीं उठा लेंगे, ये ऑलरेडी सामंत थे किसके, वाकाटक के, अब ये राजा बन गए हैं तो इनका भी तो सामंत होगा कि नहीं। तो इनका सामंत कौन है, तो इनका जो सामंत है वो है राष्ट्रकूट। समझ में आ रहा है, ठीक है, कैसे राष्ट्रकूट आ जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या हो रहा है। ठीक है, यहां पे ये हो रहा है कि यहां पे क्या थे बताइए, चोल थे। अब चोल क्या हुए बताइए, कमजोर हुए।
तो इसका फायदा कौन उठाएगा? इनके सामंत। तो चोल कमजोर हुए तो कौन आ जाएंगे यहां पे बताइए? पल्लव आ जाएंगे। और फिर पल्लव के बाद फिर चोल आ जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि यहां पे ये दो ही शक्तियां क्या रहेंगी बताइए? एक्टिव रहेंगी। ठीक है। तो अब यहां पे आपने क्या देखा कि अब आगे चल करके यहां पे क्या होगा? देखो, अभी तो पल्लव जीत गया है, जीत गया कि नहीं जीत गया है? अब पल्लव कमजोर पड़ेगा तो वापस से कौन आ जाएगा? तो वापस से फिर से यहां पे कौन आ जाएगा? चोल आ जाएगा। तो ये पहले यहां पे कौन थे? चोल। तो ये चोलों का प्रथम चरण था जो कल के लेक्चर में देखा। और अब ये जो चोल आएंगे तो ये 6वीं शताब्दी में आएंगे, द्वितीय चरण आएगा। ये यानी कि ये कब का समय आएगा बताइए? 6वीं सदी का आएगा। और यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे वाकाटक थे, वाकाटक की छुट्टी करके कौन आया? वातापी। और वातापी की छुट्टी करके कौन आ जाएगा? राष्ट्रकूट। और ये सब आपस में क्या है? सामंत है, याद रखना। ये सब आपस में क्या है बताइए? सामंत हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़े हम। किसी को कोई दिक्कत समस्या तो नहीं? ठीक है, चलो अब देखना आगे क्या होगा। ठीक है, तो अब यहां पे हमने इतनी चीज समझ गई कि जो वातापी के चालुक्य हैं तो इन्होंने मतलब यहां पे आखिर क्या क्या किया। ठीक है, अब यही वातापी का, ठीक है, यही वातापी का जो अंतिम शासक रहेगा, वो अंतिम शासक कौन रहेगा? आगे बढ़ते हैं इस कहानी को। इसी वातापी का जो अंतिम शासक है, ठीक है, जिसका, ठीक है, इसका वातापी का जो अंतिम शासक है वो है कीर्तिवर्मन सेकंड। कीर्तिवर्मन सेकंड। ठीक है। अब ये लोग कमजोर स्थिति में आ गए हैं। क्यों आ गए हैं? क्योंकि नरसिंह वर्मन ने छुट्टी कर दी है। और छुट्टी करके फिर नरसिंह वर्मन कहां चला जाता है? वापस अपने पल्लव चला जाता है। तो वापस चला जाता है तो इस कमजोर स्थिति का फायदा कौन उठाएंगे? इनके सामंत उठाएंगे। तो सामंत क्या कर देगा? अटैक कर देगा। तो राष्ट्रकूट वंश का यहां पे जो व्यक्ति है उसका नाम क्या है बताइए? दंती दुर्ग। तो दंती दुर्ग क्या कर देगा? अटैक कर देगा। और ये सामंत है और एक नए वंश की स्थापना करेगा जिसका नाम क्या रहेगा बताइए? राष्ट्रकूट वंश रहेगा। इस प्रकार वातापी को रिप्लेस करके कौन आ जा रहा है? राष्ट्रकूट आ जा रहा है। कौन आ गया यहां पे बताइए? राष्ट्रकूट आ गया। लेकिन राष्ट्रकूट यहां पे एक गलती कर देंगे। मालूम क्या गलती कर देंगे? ठीक है, ये गलती कर देंगे कि ये यहां पे जो चालुक्य है ना, इसको पूरी तरह से खत्म नहीं करेंगे, यानी इनको नहीं मारेंगे, बल्कि इन्हें अपना क्या बना लेंगे? ये सामंत बना लेंगे। तो अब देखो, ये गुस्से में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? बताओ, बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? अब ये क्या इंतजार करेंगे? कब राष्ट्रकूट कमजोर हो। और जैसे ही राष्ट्रकूट कमजोर होगा तो चालुक्य अटैक कर देंगे। और अटैक कर देंगे जब, तो फिर से चालुक्य आ जाएंगे। दैट इज कल्याणी के चालुक्य। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये कल्याणी के चालुक्यों क्यों कहलाएंगे? क्योंकि उनको डर रहेगा कि वातापी में आगे चल के राष्ट्रकूट निपटा ना दें, क्योंकि वातापी की एक एक जगह से वो भली भांति परिचित हैं। तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए चालुक्य अपनी राजधानी कहां शिफ्ट कर देंगे? कल्याणी में शिफ्ट कर देंगे। तो इसलिए फिर वो क्या कहलाएंगे बताइए? कल्याणी के चालुक्य कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? राष्ट्रकूट आया, राष्ट्रकूट के बाद फिर आ जाएंगे कौन? आ जाएंगे चालुक्य। लेकिन अब की बार ये जो चालुक्य हैं तो ये कहां के रहेंगे बताइए? कल्याणी के रहेंगे। आ रहा है समझ में? और कल्याणी के भी फिर आगे अभी हम देखते हैं। तो इतना समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं? ठीक है। अब ये इन्होंने क्या कर दी थी बताइए? मतलब जो है गलती कर दी थी। अब हम कहां पे आ गए? कल्याणी के चालुक्य में। तो हम आगे बढ़ते हैं, समझ रहे हैं ना? कल्याणी के चालुक्य में हम पहुंच गए हैं। ठीक है, चलिए। तो अब इसी में आप हेडिंग डालेंगे कल्याणी के चालुक्य। ठीक है। हाँ, अभी राष्ट्रकूट वंश को नहीं पढ़ रहे हैं, पॉज कर दिए हैं, समझ रहे हो? क्योंकि एक क्रम से हम किसको पढ़ रहे हैं? अभी चालुक्य को पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर चालुक्य को पढ़ने के बाद हम किसको उठाएंगे? राष्ट्रकूट को उठाएंगे, फिर पल्लव को उठाएंगे और चोल को उठाएंगे। एक सीरीज से पढ़ेंगे। नहीं तो अगर ऐसे पढ़ोगे तो दक्षिण भारत का इतिहास कभी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जब कभी पुस्तकों से पढ़ते हैं ना, तो दक्षिण भारत का इतिहास पल्ले नहीं पड़ता है कि चल के आ रहा है। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं? पढ़ते ही नहीं। और यूट्यूब में भी इसका लेक्चर नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो बहुत कम इंपॉर्टेंट कुछ चीजें मिलेंगी। बाकी डिटेल में कहीं भी वन लेक्चर में समराइज तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमने तो यहां पे जो कल्याणी के चालुक्य हैं, तो इसका इसका जो यहाँ पे मतलब इसको स्थापित करेगा यहाँ पे। ठीक है,
अभी अभी आपने क्या देखा बताइए, दंती दुर्ग ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। समझ में आया? तो अब राष्ट्रकूट वंश यहाँ पे शासन करने लगेगा ना, तो इसकी छुट्टी करेगा कोई कि नहीं करेगा बताइए? तो राष्ट्रकूट वंश का शासक रहता है जिसका नाम कर्कदूती रहता है। क्या नाम रहता है बताइए? कर्कदूती। कर्कदूती कौन किसका है बताइए? राष्ट्रकूट वंश का। तो यहां पे हमारा कौन आ गया? कर्कदूती। और हाँ, ये किसका है बताइए? राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक है। राष्ट्रकूट वंश का कौन है बताइए? ये अंतिम शासक है। ठीक है, तो अब ये कमजोर स्थिति में आ जाएगा, तो इसका फायदा कौन उठा लेगा बताइए? चालुक्य। तो यहां से एक राजा आएगा चालुक्य का, जिसका नाम रहेगा तैलप सेकंड। क्या नाम रहेगा बताइए? तैलप सेकंड, यानी कि तैलप द्वितीय। तो ये राष्ट्रकूटों, अब जबकि चालुक्य कौन है? सामंत है राष्ट्रकूट के। तो ये कमजोर स्थिति में, तो इसका फायदा उठा करके यहां पे तैलप आ जाएगा, और तैलप क्या है बताइए? जीत जाएगा। और इस प्रकार वो अपनी कैपिटल को भी शिफ्ट करेगा। कैपिटल को कहां ले जाएगा? ये पहले ये लोग सबसे पहले कहां पे थे बताइए? सबसे पहले ये लोग वातापी थे, तो वातापी से ये शिफ्ट कर देगा। क्यों? अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। और कहां शिफ्ट कर देगा बताइए? कल्याणी में। तो इस प्रकार ये क्या कहलाएंगे बताइए? इस प्रकार ये कल्याणी के चालुक्य कहलाएंगे। कल्याणी के चालुक्य कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर है ना? तो समझिएगा। ठीक है, अब नीचे क्या हो रहा है समझो। मैंने बताया यहां पे वातापी, वातापी कमजोर हुए तो कौन आएगा? राष्ट्रकूट। ठीक है, अब राष्ट्रकूट कमजोर हुए तो फिर कौन आएगा बताइए? फिर से चालुक्य आएंगे। कहां के चालुक्य आएंगे बताइए? कल्याणी के, यानी केसी। कल्याणी के चालुक्य और वातापी के चालुक्य। आ रहा है समझ में? अब देखो यहां नीचे क्या हो रहा है। ठीक है, नीचे यहां पे कौन बैठे हुए हैं? पल्लव। पहले चरण में कौन थे? चोल थे। अब हम दूसरे चरण में आए हैं, तो दूसरे चरण में चोलों को हरा के कौन आ गया है? पल्लव। अब जब पल्लव यहां पे कमजोर होंगे तो कौन आ जाएगा? चोल। तो अब पैरेलल में देखो यहां पे, ठीक है, पल्लव चले गए हैं, वहां पे ये चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पल्लव में हम इसको पढ़ेंगे ना डिटेल में। अब जब यहां पे कौन आ गया है? कल्याणी के चालुक्य। तो जब यहां पे आपके कल्याणी के चालुक्य आ गए हैं ना, तो यहां पे कौन आ गए हैं? चोल आ गए हैं। अब बात क्या है? चोल बहुत शक्तिशाली हैं। क्या है? बहुत शक्तिशाली हैं, और दक्षिण में इनको कोई नहीं हरा पा रहा है। तो जब चोलों को दक्षिण में कोई नहीं हरा पा रहा है, तो अब ये कहां जाएंगे? ऊपर की ओर जाएंगे। आ रहा है समझ में? क्योंकि यहां इनने पल्लवों को क्या कर दी है? छुट्टी कर दी है। ठीक है, तो ये लोग कहां पे अटैक करेंगे बताइए? कल्याणी के चालुक्य पे अटैक करेंगे। ठीक है, क्लियर है ना? तो तैलप के बाद जो अगला राजा आएगा, ठीक है, हमारा कहां गया ये तैलप? तैलप ये हमारा पहला राजा है। कहां का? कल्याणी के चालुक्य का। ठीक है, तो अब दूसरा राजा हमारा जो है, उसका नाम क्या है बताइए? सोमेश्वर है। उसका नाम क्या है? सोमेश्वर है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो सोमेश्वर है, ठीक है, तो सोमेश्वर को यहां पे चोल का बहुत ही प्रतापी शासक है, अटैक करेगा। ठीक है, और चोल का यहां पे कौन अटैक करेगा? उसका नाम है राजेंद्र। क्या नाम है? राजेंद्र। इसे राजेंद्र प्रथम भी कहते हैं। कोई भी शासक इतिहास में जब आएगा, आ रहा है समझ में, तो पहला रहेगा तो उसके साथ प्रथम जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो अब ये चूंकि बहुत ज्यादा प्रतापी शासक रहेगा, इतना ज्यादा प्रतापी शासक रहेगा कि ये कई बार हरा देगा। एक बार नहीं, कम से कम इसने 6 बार हराया था। किसको? सोमेश्वर को। तो 6 बार हराया, तो इससे ये किस में चला गया बताइए? डीप डिप्रेशन में चला गया। तो डीप डिप्रेशन में जाकर के ये सुसाइड कर लिया। जा करके जल समाधि। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि वह कौन सा, ठीक है, वह कौन सा चालुक्य शासक है जिसने जल समाधि ली थी? तो किसने ली थी? सोमेश्वर। और जल समाधि दिलवाया कौन था बताइए? ये राजेंद्र। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो इस प्रकार आपने यहां पे देखा। और किस नदी में जल समाधि लिया था? तो भद्रा नदी में। दक्षिण भारत की जो भद्रा नदी है, तो वहां पे इसने क्या ले लिया था? जल समाधि ले लिया था। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद क्या होगा देखिए, है ना? अब चोल चले जाएंगे। अगला अगला इसका जो प्रतापी शासक रहेगा, वो कौन रहेगा? विक्रमादित्य 6 रहेगा। विक्रमादित्य 6। तो ये अपने राज्य को स्टैब्लिश करने के लिए बोलेगा कि चोल ऑलरेडी बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, तो इनसे हमें टक्कर नहीं लेना है। तो इसलिए ये क्या करेगा? युद्ध नहीं करेगा। क्या करेगा बताइए? ये युद्ध नहीं करेगा। कौन? विक्रमादित्य 6। ये कूटनीति से अपने शासन को चलाएगा,
और ये किसी भी प्रकार का क्या है बताइए, युद्ध नहीं करेगा। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब यहां पे इसके बारे में एक चीज पूछता है, बहुत प्रसिद्ध है इसका दरबारी कवि। कौन? इसका दरबारी कवि। ठीक है, इसके दरबारी कवि का नाम क्या है? विल्हन। क्या नाम है? विल्हन। इसके दरबारी कवि का नाम क्या है बताइए? विल्हन नाम है। अब ये जो विल्हन है, तो एक ये रचना रचेगा जिसका नाम क्या रहेगा? विक्रमांक देव चरित्र। ये एक बुक लिखेगा किसके ऊपर? अपने राजा के ऊपर। किसके ऊपर? अपने राजा के ऊपर, जिसका नाम क्या रहेगा बताइए? विक्रमांक देव चरित्र। इसके बारे में जो है तो जीवनी। ठीक है, तो आपसे पूछता है कि विक्रमांक देव चरित्र किसने लिखा? तो किसने लिखा? विल्हन। फिर पूछता है ये किसका दरबारी कवि था? तो ये किसका दरबारी कवि था बताइए? विक्रमादित्य 6 का दरबारी कवि था। ठीक है, क्लियर है? तो ये किसकी कहानी थी बताइए? कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, अब यहां पे आप लोग ये समझिए कि अब ये जो हमारा क्या है बताइए? वातापी। तो वातापी से कल्याणी के बीच का जो टाइम पीरियड का जो ये डिफरेंस है, यानी इनके बीच ये जो गैप है, तो ये 150 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है? 150। क्योंकि बीच इस गैप में कौन आ गया था बताइए? राष्ट्रकूट आ गए थे। ठीक है, और इसके बाद कौन आएगा बताइए? कल्याणी। ठीक है, तो अब ये कल्याणी जो है, तो ठीक है, तो इनकी छुट्टी कौन कर दिया? एक तरह से राजेंद्र ने। ठीक है, क्लियर है? अब ये आगे चल करके कमजोर पड़ जाएंगे। ठीक है, तो जब ये कमजोर पड़ जाएंगे तो इनका अंतिम शासक कौन रहेगा बताइए? सोमेश्वर 4 इनका अंतिम शासक। इसी के आगे देखते हैं हम। ठीक है, यानी का क्या पढ़ रहे हैं? कल्याणी के चालुक्य। तो इनका जो अंतिम शासक है वो सोमेश्वर 4 है। सोमेश्वर 4। अब ये पूरी तरह से क्या है? ढीले ढाले पड़ जाते हैं। ठीक है, अब लास्ट आते हैं हमारे कौन? सबसे अंतिम में आते हैं हमारे वेगी के चालुक्य। तीसरे नंबर के कौन आते हैं बताइए? वेगी के चालुक्य। तो ये कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट काम नहीं करके गए, आगे चल करके ये भी कमजोर होकर के विलुप्त हो जाते हैं। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसका संस्थापक था विष्णुवर्मन। ठीक है, इसका संस्थापक कौन था बताइए? विष्णु था। तो ये थी पूरी किनकी बताइए? चालुक्यों की कहानी। ठीक है, समझ में आया? ये पूरी क्या थी बताइए? चालुक्यों की कहानी थी हमारी। ठीक है, अब समझिएगा यहां पे। ठीक है, अब यहां पे ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखने लायक है। यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो अब ये यहां पे ये लोग थे जो चालुक्य थे, ठीक है, ये तो चले जाते हैं, लेकिन इसी बीच में राष्ट्रकूटों की, इस राष्ट्रकूट जो है उनकी क्या स्थिति हो जाती है समझना। कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वातापी के चालुक्य हैं, और वातापी के बाद कौन है बताइए? कल्याणी के चालुक्य हैं। ठीक है, तो यहां पे इस गैप में कौन आता है बताइए? राष्ट्रकूट आते हैं। ठीक है, और इसी गैप में ये राष्ट्रकूट क्या करते हैं? जाकर के उत्तर भारत में आक्रमण कर देते हैं। और उत्तर भारत के किस में भाग ले लेते हैं? ये त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग ले लेते हैं। अभी अभी मैंने बताया ना कि उत्तर भारत में इस टाइम पे क्या चल रहा है? तो उत्तर भारत में हर्ष मर गया है, तो हर्ष के मरने के बाद 3 लोग इसको अपने अधिकार में करना चाहते हैं। दक्षिण भारत से कौन बताइए? राष्ट्रकूट। बंगाल से पाल वंश, और गुजरात से गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार। तो यही राष्ट्रकूट कहां जाना चाह रहे हैं बताइए? ये आक्रमण कर देंगे। कहां आक्रमण कर देंगे? नॉर्थ इंडिया में। शुरू में राष्ट्रकूट बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ऐसा लगेगा कि कन्नौज ये जीत लेंगे। ठीक है, लेकिन लास्ट में तो एग्जाम में पूछता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले कौन जीता था? तो राष्ट्रकूट जीते थे। लेकिन आगे चल करके राष्ट्रकूट हार जाते हैं, और फाइनली कौन जीत जाता है? गुर्जर प्रतिहार। तो इस प्रकार कन्नौज आगे चल करके किसका हो जाएगा? गुर्जर प्रतिहार का। तो इस प्रकार राष्ट्रकूट क्या है देखो, यहां से भी मतलब पिटपिटा गए। किससे पिटपिटा गए? ये लोग वहां गए, तो जब ये वहां जाएंगे तो यहां पे, अब ये वहां चले गए तो यहां पे कमजोर हो जाएंगे कि नहीं कमजोर? तो इसका फायदा कौन उठा लेगा? ये। तो इस प्रकार हाथ से क्या चला गया? दक्षिण भारत भी चला गया, और उत्तर भारत भी। किसके हाथ से बताइए? राष्ट्रकूट के हाथ से। तो समझ में आया ना कॉन्सेप्ट, कैसे लिंक है उत्तर भारत से? आखिर क्यों किसकी छुट्टी हो रही है, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो गई? यहाँ पे हो गई। तो इस कारण से क्या हो गया बताइए? इन लोगों की यहाँ पे क्या हो गई बताइए? छुट्टी हो गई। ठीक है, पहले शुरू में जीत रहे थे, लास्ट में हार गए। और यहां पे क्या हुआ? गुर्जर प्रतिहार शुरू में हार रहे थे, लग रहा था सबसे कमजोर गुर्जर ही प्रतिहार है, लेकिन आगे यहां पे एक बहुत प्रतापी शासक आएगा। कौन आएगा बताइए? मिहिर भोज। तो वो त्रिपक्षीय संघर्ष को पूरा जीत जाएगा, और गुर्जर प्रतिहार। और यहां पाल के साथ क्या होगा देखो? पाल
तो पाल को इन्हीं का सामंत निपटा देगा, जिसका नाम क्या रहेगा, सेन। तो पाल की छुट्टी यहां पे ऑटोमेटिक हो जाएगी। इस प्रकार त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे कमजोर कौन था, पाल, और सबसे मजबूत कौन था शुरुआत में, राष्ट्रकूट, और सबसे कमजोर कौन था शुरुआत में, गुर्जर प्रतिहार। लेकिन लास्ट में सबसे कमजोर राष्ट्रकूट हो गया और सबसे मजबूत गुर्जर प्रतिहार हो गया, और इसकी तो छुट्टी हो गई, सेन ने निपटा दिया। और सेन का क्या होगा, सेन का राज्य आगे चल करके टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा, छोटे छोटे राजा आ जाएंगे, तो जिन्हें हम कहते हैं पूर्व मध्यकाल के राजपूत कहते हैं जिन्हें। समझ में आया इतना, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम चढ़ते हैं कहां, अब नीचे चलते हैं पल्लव के पास, देखते हैं वहां क्या स्टोरी चल रही है, वहां क्या पिक्चर चल रही है, ठीक है। जैसे साउथ इंडिया की एक मूवी आई थी ना कुछ दिन पहले, बहुत अजीब टाइप का नाम था, वो बोलते भी नहीं बनता था, अभी 2 साल पहले, याद करिए आप लोग, ठीक है। वो पिक्चर को समझ ही में नहीं आएगी जब तक यहाँ ये लेक्चर ना अटेंड कर लोगे, समझ ही में नहीं आएगा कि कौन कहाँ से आ रहा है और क्या कर रहा है। तो इसीलिए लोग मूवी देखने के बाद रिव्यू देके बोले मूवी बहुत अच्छी थी, एनिमेशन बहुत अच्छा था, ग्राफिक बहुत अच्छा था, विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ पल्ले वल्ले नहीं पड़ी कि क्या चल रहा है। युद्ध के एक्शन बहुत अच्छे थे, समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब आप जाकर के पिक्चर देखिएगा, इसके बाद की सीरीज में आप लोगों को दूंगा, तो आपको सारी चीज 100% समझ में आएंगी, ठीक है। क्योंकि पता तो होना ना चाहिए ना कि पहले कि हो क्या रहा है, ठीक है। चलिए अब जैसे दक्षिण भारत में पृथ्वीराज चौहान बनाए पिक्चर, तो अक्षय अक्षय कुमार ने इतनी इतनी घटिया एक्टिंग की उसमें कि लगा कि यार मतलब पृथ्वीराज चौहान तो देखने ही लायक व्यक्ति नहीं था, आ रहा है समझ में। हालांकि वो था बहुत प्रतापी शासक, आ रहा है समझ में। लेकिन सभी लोग किसके चक्कर में निपटे हैं, रामायण सीता, महाभारत द्रौपदी, पृथ्वीराज चौहान संयोगिता, समझ रहे हो, है ना। तो मतलब वो तो है ही, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम, है ना। तो इससे जीवन में क्या सीख मिलती है, अकेले आए थे अकेले, जिसको साथ में लोगे तो फिर वो जल्दी भेज देगा ऊपर। चलो, तो यहां मैंने बताया कि प्रथम चरण में चोल थे, अब द्वितीय चरण में कौन आ जाएगा बताइए, पल्लव आ जाएगा, ठीक है। अब पल्लव को कौन कमजोर कर देगा, इन्हीं के सामंत चोल। तो पहले हम किसको पढ़ते हैं, पल्लव को पढ़ लेते हैं, फिर किसको पढ़ लेते हैं, चोल को, ठीक है। तो अगला हमारा वंश क्या है बताइए, पल्लव वंश, ठीक है ना। तो समझिएगा बात को। अब यहाँ पे जो पल्लव वंश है ना, इसकी हम बात करें तो इन्होंने अपनी राजधानी किसको बताई थी, ठीक है। तो ये तमिलनाडु वाला वर्तमान क्षेत्र है, तो इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाई थी, कांची को बनाई थी। और कांची उस समय क्या था बताइए, शिक्षा का केंद्र था, ये बहुत बड़े शिक्षा का केंद्र बन करके उभरा। जैसे उत्तर भारत में क्या होगा, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय जो था तो वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित था। आगे चल के फिर हम पढ़ेंगे तो एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बनेगा, कहां पे बताइए, बंगाल में बनेगा, उसको कौन बनवाएगा, धर्मपाल। तो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित था। तो ये भी एग्जाम में पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित था, हीनयान, महायान, वज्रयान, या कह नहीं सकते, ठीक है। तो आंसर क्या होगा बताइए, नालंदा का पूछेगा तो वो महायान, और विक्रमशिला का पूछेगा तो वो वज्रयान। वज्रयान शाखा बौद्ध धर्म में मतलब तंत्र मंत्र, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। चलो, वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, ये सब काम मतलब आ रहा है समझ में। 500 रुपए दें और बंगाली बाबा से वशीकरण, मनचाहा प्यार पाए, और फिर उसके बाद छुटकारा भी पाए। उसमें लगा रहता है ना, ट्रेन इन में नहीं, वो चिट लगा रहता है उसमें, आ रहा है। तो ये सब चक्करों में मत पड़ना, आ रहा है समझ में, ठीक है। वरना यहाँ भी नरक भोगोगे और वहां भी नरक भोगोगे, बाबा तो भोगेगा ही भोगेगा, आ रहा है समझ में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम, है ना। कांची क्या है बताइए, शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र बन करके क्या है बताइए, उभरेगा किसके समय में बताइए, पल्लव के समय में, ठीक है। बात आती है ये समय कब आ गया, ये हमारा 7वीं सदी का समय चल रहा है, ठीक है। अब एंशियंट हिस्ट्री से कोई भी सन नहीं पूछेगा एग्जाम में, समझ रहे हो, ठीक है, क्लियर है। जो सन पूछेगा वो कहाँ के पूछेगा, मॉडर्न इंडिया के पूछेगा, ठीक है। चलो, संस्थापक, एक बहुत बड़ा आप लोग का रिलैक्सेशन और आज राज की बात पता चल गई, ठीक है। इसका संस्थापक जो है उसका नाम क्या है बताइए, सिंह विष्णु। इसका संस्थापक कौन है, सिंह विष्णु है, समझ में आया, ठीक है। तो पल्लव का संस्थापक कौन, सिंह विष्णु। अब एग्जाम में पूछता है इसका दरबारी कवि कौन है, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, वहां पे जो पुलकेशिन द्वितीय था वो किससे हारा था, हर्षवर्धन ने। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है,
तो पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख है, अभिलेख मतलब पत्थर में लिखा देना, क्योंकि पहले तो पेन कॉपी होते नहीं थे, ठीक है। तो उस पत्थर में किसने लिखा है, तो एहोल अभिलेख, एहोल नाम की जगह है, कहां पे, महाराष्ट्र में, पुलकेशिन द्वितीय का है। और उस पत्थर में मतलब का नाम एहोल अभिलेख है क्योंकि स्थान का नाम एहोल है। और पुलकेशिन द्वितीय का जो दरबारी कवि था उसका नाम क्या था, रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति ने वहां पे लिखा है, क्या लिखा है एहोल अभिलेख ने, कि हर्षवर्धन हार गया, किससे हार गया, पुलकेशिन द्वितीय से। और वहां हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन है, पढ़ाया था ना आप लोगों को, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन है, वाण भट्ट, जिसने क्या लिखी है, हर्षचरित लिखी है। और क्या लिखी, कादंबरी। कादंबरी मैंने बताया था शुरुआत में हर्ष लिखेंगे 25%, लेकिन फिर हो जाएगा ब्रेकअप, तो उसको पूरा कौन करेगा आगे चल करके, वाण भट्ट। इसलिए नाम फिर किसका आता है, वाण भट्ट का आता है, क्योंकि उसके बाद अब हर्षवर्धन रो रहा है तो कहां से लिखेगा, तो वाण भट्ट लिखेगा, वो रो रहा है, बोल रहा है मर जाऊंगा। अरे समझ, बोले चिंता मत करो दूसरी मिलेगी, एक गई तो उसका रिप्लेसमेंट भी आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका दरबारी कवि कौन है, जो शिव विष्णु है, आपसे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो शिव विष्णु का दरबारी कवि कौन है, भरवी है। और भरवी ने बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी है, और उस पुस्तक का नाम क्या है, उस पुस्तक का नाम है कीर्ता जुगियम, कीर्ता जुगियम। तो आपसे पूछता है कि जो कीर्ता जुगियम पुस्तक है ये इसे किसने लिखी है, भरवी। और भरवी है कौन, दरबारी कवि है, किसका है बताइए, शिव विष्णु का है, ठीक है। तो बताइए भरवी ने क्या लिखा है, कीर्ता जुगियम, और ये किसका दरबारी कवि है, शिव विष्णु का है, ठीक है। चलिए आगे चल करके अगला शासक बहुत ही ज्यादा प्रतापी आता है, जिसका नाम क्या रहता है, जिसका नाम रहता है पुलकेशिन द्वितीय। तो इसके बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, इसके बारे में हम, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये क्रमशः 3 लोगों से युद्ध लड़ता है, 1 2 3, ठीक है। जिसमें से एक युद्ध ये किससे लड़ता है, हर्ष से, तो यहां पे हर्ष हार जाएगा। दूसरा युद्ध किससे लड़ेगा, ठीक है, तो दूसरा युद्ध ये किससे लड़ता है, ये पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। तो ये नरसिंह वर्मन से लड़ता है, नरसिंह वर्मन से, ठीक है। और तीसरा युद्ध कौन लड़ेगा यहाँ पे, नरसिंह वर्मन के बाद, सॉरी यहाँ पे पहले वो लड़ेगा, क्या नाम है उसका, महेंद्र वर्मन। कौन है, महेंद्र वर्मन। और महेंद्र वर्मन के बाद कौन लड़ेगा बताइए, तो महेंद्र वर्मन हार जाएगा, और फिर कौन लड़ेगा, नरसिंह वर्मन। तो मैंने आप लोग को वहीं पे, ये जीत जाएगा, तो मैंने वहीं पे बताया था, सॉरी दूसरा यहां लिख दिया। दूसरा कौन शासक है, महेंद्र वर्मन। तीसरा कौन शासक है बताइए, नरसिंह वर्मन। तो समझ में आया, पहला शासक कौन बताइए, शिव विष्णु। दूसरा कौन, महेंद्र वर्मन। तीसरा कौन, नरसिंह वर्मन। और ये दोनों कौन है बताइए, पल्लव है। कौन है, पल्लव है। और ये जो पुलकेशिन द्वितीय है, ठीक है, क्लियर है। तो ये पुलकेशिन द्वितीय से पहले कौन मतलब अब यहाँ पे तो हर्ष को नहीं पढ़ेंगे, किसको, महेंद्र वर्मन को पढ़ेंगे, और किसको पढ़ेंगे, नरसिंह। और पुलकेशिन कौन था, ये तो चालुक्य था। और कहाँ का चालुक्य था, अभी हमने पढ़ा वातापी का। तो वातापी के चालुक्य से, ठीक है, महेंद्र वर्मन हार गया, लेकिन नरसिंह वर्मन जीत गया। कहाँ का बताइए, पल्लव का, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रहा। सबसे अंतिम शासक पल्लव का कौन है, अपराजित। तीसरा, चौथा, चौथा सबसे अंतिम शासक कौन है, अपराजित। अपराजित का मतलब है जिसे कोई पराजित ना कर सके, लेकिन ये अपने नाम का उल्टा हो गया, ये खुद ही पराजित हो गया, ठीक है। तो ये पराजित हो जाता है चोल राजा से, क्यों, क्योंकि पल्लव के बाद एक्टिव कौन हो जाएंगे, चोल। तो ये किससे हार जाएगा, ये हार जाएगा किससे, चोल राजा से। और उस चोल राजा का नाम क्या है बताइए, आदित्य। और पहला राजा है इसलिए इसे क्या कहेंगे, आदित्य वन। तो पूछता है कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था, अपराजित, उसे किसने हराया, चोल राजा आदित्य वन। तो ये था पूरा हमारा क्या बताइए, पल्लव वंश, ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों को। अब पल्लवों ने कई मंदिर भी बनवाए हैं, है ना, किसने क्या निर्माण कराया है उसको हम अलग से पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब हौच पौच हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी। तो किसने क्या बनवाया उसको हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो इतना समझ में आया आप लोगों को, यहाँ पे पल्लव वंश समझ में आया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पल्लवों को पीट करके कौन आ जाएगा, चोल आ जाएगा। तो अब हेडिंग डालिए चोल। यहां पे थे कौन बताइए, पल्लव। और पल्लव के सामंत कौन है, चोल।
अब ये चोलों का एक्चुअली में द्वितीय चरण आएगा, क्योंकि इसके पहले चोल यहां राज कर चुके हैं प्रथम चरण में, कौन, संगम काल में, ठीक है। तो अब यहां पे कौन एक्टिव हो जाएंगे बताइए, चोल। और चोल जो है तो अपनी राजधानी तंजौर को बनाएंगे, कैपिटल किसको बनाएंगे, तंजौर को बनाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ इसका संस्थापक, यानी यहां पे जो द्वितीय चरण के चोल हैं, एग्जाम में पूछता है कि द्वितीय चरण के चोल, जैसे प्रथम चरण के मतलब जो है तो चोल का संस्थापक कोई और था, कल की क्लास में हमने देखा था, ठीक है। और द्वितीय चरण के चोल का यहाँ पे संस्थापक कौन होगा, तो उसका नाम है विजयालय। क्या नाम है, विजयालय। पूछेगा दक्षिण भारत में पल्लव वंश को भग्नावेश करके कौन सा वंश आया, चोल आया, और उसका संस्थापक कौन था बताइए, विजयालय था, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखिए, अब यहां पे होगा क्या, यहां पे चोल हो गए ना, ठीक है। और पल्लव की लड़ाई किससे हुई थी, अभी अभी हमने देखा, किससे बताइए, वातापी के चालुक्य से, पुलकेशिन द्वितीय से लड़ाई हुई थी कि नहीं, ठीक है। अब इनके सामंत कौन है, राष्ट्रकूट। तो जब यहां पे ये कमजोर होंगे तो कौन एक्टिव हो जाएंगे बताइए, राष्ट्रकूट। तो ये चीज आप बहुत अच्छे से समझिएगा दक्षिण भारत में, कि यहां पे देखो क्या है, चालुक्य, और चालुक्य क्रमशः कौन है बताइए, वातापी के हैं, कल्याणी के हैं, वेगी के। लेकिन जब वातापी के चालुक्य कमजोर होंगे तो राष्ट्रकूट एक्टिव होंगे, और जब यहां पल्लव कमजोर होंगे तो चोल एक्टिव होंगे। समझ में आ गया एक साथ। तो अब चोल किससे लड़ेंगे, बट ऑब्वियस है राष्ट्रकूट से ही लड़ेंगे ना, क्योंकि अब कौन आ गया है बताइए, राष्ट्रकूट, ठीक है। तो यहाँ पे चोल एक्टिव हो गए हैं, और यहाँ पे कौन, राष्ट्रकूट। तो इनकी लड़ाई, यानी इनका अटैक किससे होगा बताइए, राष्ट्रकूटों से होगा, ठीक है, क्लियर है, आ रहा है समझ में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला राजा कौन है बताइए, विजयालय है, ठीक है। अब दूसरा राजा कौन है, तो दूसरा राजा ही कौन आएगा बताइए, आदित्य, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, आदित्य वन। और आदित्य वन किसको हरा देगा, अभी अभी हमने पढ़ा है, अपराजित को। और अपराजित को, अपराजिता नहीं भैया, अपराजित, ठीक है। और अपराजित कौन है, पल्लव। इस प्रकार पल्लव को हरा करके यहां पे कौन बैठ गया, चोल बैठ गया। समझ में आया, ठीक है, क्लियर है। अब आदित्य फर्स्ट के बाद जो अगला राजा रहेगा वो पारंतक वन रहेगा, पारंतक फर्स्ट रहेगा। अब पारंतक फर्स्ट जो है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है, क्योंकि इसने जा करके कहा, नीचे भी लड़ा और ऊपर भी लड़ा। तो नीचे ये आएगा, तो नीचे कहां पे आएगा, यहां पे। और यहां संगम काल में पांडवंश था, और अभी भी लगातार पांडवंश है, तो इन पांड की छुट्टी कर देगा। तो नीचे पांड, ठीक है। और पांड की राजधानी क्या थी बताइए, मदुरै, वर्तमान का मदुरई, ठीक है। तो ये क्या करेगा बताइए, यहां पे अटैक करेगा, और मदुरई को क्या कर लेगा, जीत लेगा। और यहां ऊपर जाकर के किस पे अटैक करेगा बताइए, ऊपर तो बट ऑब्वियस है, जाकर के वहां राष्ट्रकूट पे अटैक करेगा, ठीक है। तो ये ऊपर जाकर के किसको अटैक करेगा, राष्ट्रकूट पे, ऊपर राष्ट्रकूट पे। और यहां नीचे किस पे अटैक करेगा, मदुरै, पांड में मदुरै। यहां मदुरै को जीत लिया, और यहां पे किस पे अटैक करेगा, ऊपर जाकर के यहां पे अटैक करेगा किस पे, राष्ट्रकूट पे, ठीक है। तो यहां पे राष्ट्रकूट वंश का जो इस समय शासक है वो कौन है, कृष्ण तृतीय है। कौन है, कृष्ण तृतीय है। लेकिन अब यहां पे एक दिक्कत ये होगी, कृष्ण तृतीय क्या है बताइए, जीत जाएगा। आ रहा है समझ में, कृष्ण तृतीय यहां पे क्या है बताइए, जीत जाएगा, क्योंकि इस समय राष्ट्रकूट क्या है बताइए, मजबूत स्थिति में थे, ठीक है। अब पारंतक फर्स्ट के बाद जो अगला, तो अब ये लोग वापस आ जाएंगे, वहां पे राष्ट्रकूट ही स्थापित रहेंगे, बोलेंगे कोई मतलब नहीं है, ऊपर पिटपिटा के क्या है बताइए, वापस आ गए, ठीक है। ये ऊपर पिटपिटा के वापस आ जाएगा, किससे, त्रिपक्षी युद्ध में। चोल ऊपर इससे पिटपिटा के कहा, नीचे आ जाएंगे, तो वापस अपनी जगह में आ जाएंगे, ठीक है। बोले ज्यादा आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, जिसको जीते उसी को क्या रखो, सुरक्षित रखो। पारंतक वन के बाद अगला राजा कौन आ जाएगा, ठीक है, राज राजा आएगा। और ये जो राज राजा है तो बहुत ज्यादा प्रतापी शासक था, इतना ज्यादा प्रतापी शासक था कि इसने जाकर के कहां अटैक कर दिया था बताइए, श्रीलंका और मालदीव में भी, श्रीलंका में भी अटैक कर दिया था। और इसके बाद कहां बताइए, मालदीव में। ये ऐसा क्यों कर पाया, इसलिए कर पाया क्योंकि इसकी जो नेवी थी, यानी नौसेना थी, जल सेना, वो बहुत ज्यादा क्या थी बताइए, मजबूत थी, बहुत ज्यादा क्या थी बताइए, शक्तिशाली थी, ठीक है। तो आपसे पूछता है श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला कौन सा राजा है, राज राजा, या इसे राज राजा प्रथम भी कहेंगे, ठीक है।
और मालदीव पर किसने आक्रमण किया? इसने आक्रमण किया। फिर इसी के जीत के उपलक्ष्य में ये एक उपाधि धारण करता है, ठीक है, और उस उपाधि को क्या कहते हैं? मामुंडी चोल। पूछता है आपसे एग्जाम में कि मामुंडी चोल की उपाधि किसने धारण की? तो किसने धारण की बताइए? राज राजा ने धारण की। ठीक है, क्लियर है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अगला प्रतापी शासक आता है, इसका जो अंतिम है वो है राजेंद्र चोल। इतना आपको समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा है राजेंद्र चोल, या इसे राजेंद्र फर्स्ट कहेंगे। ठीक है, राजेंद्र फर्स्ट आता है। अब ये सबसे ज्यादा प्रतापी रहता है, क्योंकि ये क्या करेगा मालूम है? सबसे पहला काम तो करेगा, ये श्रीलंका को अपने राज्य में ही मिला लेगा। श्रीलंका को क्या करेगा बताइए? अपने राज्य में मिला लेगा। तो दो तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि कौन चोल राजा था जिसने श्रीलंका पर आक्रमण किया? तो वो कौन है? राज राजा। और कौन चोल राजा है जिसने श्रीलंका को अपने राज्य में ही पूरा मिला लिया? तो वो कौन है बताइए? राजेंद्र प्रथम है। ठीक है, अब ये क्यों मिला लेता है? क्योंकि यहाँ पे जो श्रीलंका का जो राजा रहता है, ठीक है, श्रीलंका का राजा रहता है महेंद्र पांच रहता है। ठीक है, कौन राजा रहता है श्रीलंका का? महेंद्र पांच रहता है। तो सोचता है ये आगे चल करके विद्रोह ना करे, तो इसको लाके पकड़ करके कहां डाल देता है बताइए? जेल में डाल देता है और बंदी बना लेता है। ठीक है, अब इसके समय में नौसेना और ज्यादा मजबूत होगी। जब ये श्रीलंका और मालदीव तक पहुंचा है, तो ये और आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये कहां कहां तक चला जाता है? ये चला जाता है इंडोनेशिया तक। कहां तक चला जाता है? इंडोनेशिया तक चला जाता है। ठीक है, और इंडोनेशिया के साथ साथ ये वहां का जो शासक रहता है, ठीक है, इंडोनेशिया की समय कैपिटल थी सुमात्रा, और यहाँ पे सुमात्रा में जो शासक बैठता था, ठीक है, उस शासक का नाम क्या था बताइए? शैलेंद्र। ठीक है, और ये शैलेंद्र पर आक्रमण मालूम क्यों करता है? क्योंकि शैलेंद्र का संपर्क किससे था? चाइना। और चाइना में जाकर के इसने अफवाह फैला दी। क्या अफवाह फैला दी? कि जो R1 है, यानी कि राजेंद्र वन है, वो मेरे से बहुत ज्यादा डरता है। तो बोला अच्छा डरते हैं, तो आके इसी को क्या कर दिया? निपटा दिया। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है ना? अब ये चाइना में अफवाह फैला है तो इस अफवाह को दूर करेगा कि नहीं करेगा? तो इसको दूर करने के लिए 72 दूतों को भेजता है। 72 दूतों को कहां भेजता है? चाइना। कि जाके समझा आना, और बोला कि अगर तुम लोग चीनी चाइना नहीं मानोगे तो फिर कौन आएगा? वो राजेंद्र वन। तो लोग जानते हैं कि सोचो, इसने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों तक कब्जा कर लेगा। तो ये चाइना का जो शासक रहता है बोलता है कि हम आपस में क्या करेंगे? मित्रता कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अब इतनी ज्यादा स्ट्रांग नेवी थी कि ये कहां से कहां पहुंच रहा है। देखो, यहां से श्रीलंका गया, इंडोनेशिया गया, यहां से कहां जा रहा है? चाइना जा रहा है। समझ रहे हो? ये सारी चीज है। ठीक है, इसके बाद इसके राज्य में एक जगह रहती है। ठीक है, तो उस जगह में ये क्या करता है बताइए? तंजौर। ठीक है, इसकी जो राजधानी है वो क्या है बताइए? तंजौर। और तंजौर में क्या रहता है कि यहाँ दक्षिण भारत के लोग भी वहां प्रयागराज नहाने जाते हैं। नहाने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आपने महाकुंभ में देखा था ना, जबलपुर में कितनी भीड़ लग गई थी। पूरी दक्षिण भारत की गाड़ियां जा रही थी, क्योंकि NH-44 कनेक्टेड करता है, तो पूरी दक्षिण भारत की, है ना? तो फिर उस समय हर्षवर्धन ने कुंभ की क्या की थी शुरुआत? तो कुंभ का मेला लगा, तो ये लोग बोले कि हमें नहाने जाना है। तो बोले तुम लोग चिंता मत करो, मैं जाके वहीं से गंगा जल ले आता हूँ। ठीक है, अब पास क्या पड़ेगा यहाँ से बताइए? बंगाल पास पड़ेगा कि प्रयागराज? यहाँ से बंगाल जाना आसान है कि नहीं है? तो बंगाल में जाएगा। तो ये मतलब तंजौर में एक जो तालाब रहता है, ठीक है, तो इसमें ला करके क्या डाल देता है? यहाँ पे गंगा जल। अब बोलता है अब गंगा नदी कहाँ पे है? मेरे राज्य में ही है। यहां पे तुम लोग क्या कर लो? यहीं पे स्नान कर लो। यही कुंभ के बराबर। जैसे आज कार्तिक का महीना चल रहा है, आप लोगों को नहाना है, तो मम्मी लोग नहीं बाल्टी में एक बूंद गंगा जल डाल दी, तो इसका मतलब आप कहाँ नहा लिए बताइए? क्योंकि वो कैसा जल है? पवित्र जल है। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये बंगाल अभियान करेगा। ठीक है, कौन सा अभियान करेगा बताइए? बंगाल अभियान। अब इसके बारे में, राजेंद्र फर्स्ट के बारे में बहुत दूर दूर तक चर्चा है, सब जानते हैं, बहुत डरते हैं। तो इसी समय बंगाल में कौन वंश है? मैंने बताया था आप लोगों को, पाल वंश। और पाल वंश का यहाँ पे राजा कौन है बताइए? महिपाल। तो जैसे ही बंगाल की सीमा में प्रवेश करता है, कौन प्रवेश करता है? राजेंद्र फर्स्ट। तो ये देखते ही साथ, जैसे इसको पता चलता है तो ये भाग जाता है, बोलता है कोई मतलब नहीं है पिटपिटाने का। तो ये जब यहाँ पे आता है, तो ये आकर के गंगा सागर से क्या ले जाता है बताइए? गंगा जल ले जाता है, वापस चला जाता है। तो इसने बोला अरे पहले बता देते, हम खुद ही 2-2 बाल्टी भेजवा देते। ठीक है, और ये बताया क्यों नहीं उसको? क्योंकि इतना ज्यादा शक्तिशाली राजा था कि दूसरे के राज्य में घुसने के लिए अनुमति चाहिए।
तो अनुमति चाहिए तो वो अनुमति तो लेगा नहीं महापाल महिपाल से, तो महिपाल से अनुमति नहीं लेता है, सीधे चला जाता है। तो चला जाता है तो बंगाल में जो जो सामने आता है उनको क्या कर देता है, साइड कर देता है। तो बंगाल को एकदम पूरी तरह से ये क्या कर देता है, बंगाल में मतलब जो है तो पूरी तरह से जो भी सामने आता है तो उन लोग को मार काट देता है। आ रहा है समझ में। और गंगा जल लेकर के कहाँ चला जाता है, वापस। और वापस कहाँ चला जाता है बताइए, तंजौर चला जाता है और गंगा जल ला करके उपाधि धारण करता है, गंगई कोण, मतलब गंगा को जीतने वाला। कोण मतलब होता है विजेता, कोण मतलब क्या होता है बताइए, विजेता होता है, ठीक है। और तंजौर में उस पोखर का नाम उसने चोल गंगम रखा, क्योंकि ये चोलों का है और इसमें गंगा नदी का पानी है, तो क्या रखा, चोल गंगम रखा। तो ये क्या था बताइए, इसका बंगाल अभियान। बंगाल अभियान ये आक्रमण करने नहीं गया था, बल्कि क्या लेने गया था बताइए, गंगा जल लेने गया था, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला शासक है कोलुतुंग द्वितीय, 4 के बाद पांचवा। पांचवा शासक कौन है हमारा, कोलुतुंग द्वितीय। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके जीवन की बस एक घटना इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत बड़ा शैव भक्त था, शैव धर्म को मानने वाला था। समझ में आया, ठीक है। तो ये मतलब इतना बड़ा शैव भक्त था कि ये आगे चल करके इसके मतलब जो है तो चिदम्बरम मंदिर था, और चिदम्बरम मंदिर में किसकी मूर्ति थी, विष्णु जी की। तो विष्णु जी की मूर्ति को ये क्या करता है, उठा करके समुद्र में फेंकवा देता है। बोलता है कोई विष्णु जी नहीं रहेंगे, हर हर महादेव, सिर्फ महादेव रहेंगे। आ रहा है समझ में, ठीक है। आगे चल करके शंकराचार्य जब आएंगे, ठीक है, कौन आएंगे, 9वीं शताब्दी में शंकराचार्य आएंगे। तो शंकराचार्य इसी विष्णु मूर्ति को समुद्र से क्या करवा देंगे बताइए, निकलवा देंगे, और आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में विराजित करवा देंगे। कहां करा देंगे, आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में विराजित करवा देंगे या स्थापित करवा देंगे, ठीक है। समझ में आया। अंतिम शासक, चोलों का जो अंतिम शासक था उसका नाम क्या था, राजेंद्र थर्ड था। ध्यान दीजिएगा, राजेंद्र थर्ड। सभी शासकों को नहीं पढ़ना है, जो केवल इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ना है, ठीक है, क्लियर है ना। तो अब ये जो हमारा राजेंद्र, ठीक है, राजेंद्र फर्स्ट रहता है, ये इसका क्या रहता है बताइए, चोल वंश का अंतिम शासक रहता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चोल जो सबसे ज्यादा फेमस है, समझिएगा, चोल सबसे ज्यादा जो जाने जाते हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं, स्थानीय स्वशासन के लिए जाने जाते हैं। समझिएगा कैसे, ठीक है। मतलब चोलों ने ये बताया कि भैया ऐसा है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, और मतलब जो हमारा क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, और यहाँ पे खूब सारे छोटे छोटे गांव हैं, और जो गांव के लोगों की समस्या है तो वो डायरेक्ट राजा के पास वो लोग नहीं जा सकते, और ना राजा के पास इतना ज्यादा समय होता है कि वो जाकर के गांव के हर व्यक्ति से मिले, ठीक है। और राजा के पास जाएगा तो राजा क्या बोलेगा, टाइम बहुत कम है, हाँ जल्दी बताओ समस्या क्या है। तो गांव के लोग कहानी बताना शुरू करते हैं, पता चला समस्या कहां से थी, और मतलब 200 साल का इतिहास बताने लगे, और तो राजा को भी पल्ले नहीं पड़ेगा और उसकी भी समस्या। तो उसके स्थानीय व्यक्ति की स्थानीय भाषा कौन समझ पाएगा, वहां का व्यक्ति। वहां की समस्या कौन समझ पाएगा, राजा समझ पाएगा क्या, नहीं समझ पाएगा। तो इसी के लिए चोल ने क्या लाया, स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन, ठीक है, इसका जन्मदाता किसी बोला जाता है, चोल। आज आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, हमारे यहाँ भी स्थानीय स्वशासन है कि नहीं, है ना, गांव है, गांव में सरपंच होते हैं, सरपंच के सामने सारी समस्या रखते हैं, वो विकास कार्य कराता है। तो ये सब सिस्टम कौन लाया था बताइए, चोल ने लाया था। आ रहा है समझ में। नहीं तो पता चला इसको ले गए वहां पे गांव के लोग को, और बोले कि चलो राजा से बताओ, तो राजा बोलेगा एक काम करो, एक आवेदन लिखो, तो बोलेगा लिख दिया कि मुझे राजा से मिलना है, ठीक है। तो मतलब स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाएगी कि आखिर इनको चाहिए क्या। तो ये सब चीजों के लिए इन्होंने क्या किया बताइए, स्थानीय स्वशासन लाया। सबसे ज्यादा मजबूत नौसेना किसकी थी, चोल की थी। इतनी ज्यादा थी कि इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, चाइना, सब जगह जा करके ट्रेवल कर लिए, ठीक है। ये मंदिर बहुत सारे बनवाए, हम पढ़ेंगे बाद में, द्रविड़ शैली के मंदिर बनवाए, जो कि क्या होते हैं बताइए, सीढ़ी नुमा होते हैं, ठीक है। और इनका व्यापार कहां तक था, समुद्र से सब जगह, वहां चले जाओ फारस की खाड़ी, यहां चले जाओ पूरा दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, बहुत ज्यादा व्यापार करते थे। किसका व्यापार करते थे, मसालों का व्यापार करते थे, ठीक है, क्लियर है। चलो तो ये था क्या बताइए, हमारे पूरे क्या थे बताइए, चोल थे। तो समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो 5 मिनट का ब्रेक देते हैं, जिससे आप लोगों के ऊपर लोड ज्यादा ना आए, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं।